दुनिया को बचाने वाला इकलौता हीरो गलती से डीमन किंग के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, क्योंकि गॉडेस रेचल की मिस्टेक से उसे बिगिनर विलेज की जगह डीमंस के बेस पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। हीरो को लगता है सामने वाला बस वीक ट्यूटोरियल मॉन्स्टर है, इसलिए वो बिना सोचे हमला कर देता है, लेकिन तुरंत हार जाता है और प्रिजन में डाल दिया जाता है। वहां गॉब्जो नाम का खतरनाक सेकंड इन कमांड उसे डराता है और वो समझ नहीं पाता, क्योंकि गॉडेस ने कहा था कि ये दुनिया आसान एडवेंचर होगी और गांव के चीफ की 18 बेटियां उसका साथ देंगी। बाद में पास वाली सेल का एक और हीरो बताता है कि यहाँ 100 से ज्यादा हीरोज कैद हैं और सब रेचल की लापरवाही से गलत जगह टेलीपोर्ट हो गए थे, इसलिए वीक होने की वजह से डीमन किंग की स्लेवरी में फंस गए। अगले दिन इल को असली नरक का अनुभव होता है जब उसे मुफ्त में काम करना पड़ता है और गॉब्जो उसे माउंट की तरह इस्तेमाल करता है। रात में वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और पता चलता है कि उसके स्टैट्स काफी हाई है, क्योंकि वो पहले यूनिवर्स बॉक्सिंग चैंपियन था। तभी उसे हीरो पॉइंट्स नाम की एक खास चीज देखती है जो दूसरे हीरोज के पास नहीं है। अचानक गॉडेस रेचल प्रकट होकर बताती है कि ये अल्टीमेट हीरो बनने की है, लेकिन एल गुस्से में उसे पीट देता है क्योंकि उसकी गलती से ये सब हुआ। रेचल बताती है कि मैजिक सर्कल पर कॉफी गिरने से टेलीपोर्ट गलत हो गया और पनिशमेंट के तौर पर अब उसे एल की पर्सनल गॉडेस बनकर तब तक साथ रहना होगा जब तक वो डीमन किंग को हराए। लेकिन एल लड़ाई से तंग आ चुका है और सिंपल लाइफ जीना चाहता है। तभी गॉब्जो आकर उसे लुड्रेन के पास ले जाता है, क्योंकि उसने बताया कि इल बहुत मेहनती स्लेव है, इसलिए लुड्रेन उसे चीफ स्लेव बनाने का ऑफर देता है। जबकि गॉडेस घबराकर कहती है कि एक ह्यूमन हीरो को डीमन आर्मी के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। इल चालाक मुस्कान के साथ जमीन पर घुटने टेककर जोर से सिर झुकाते हुए कहता है, धन्यवाद सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये सुनकर लुड्रेन खुश होकर कहता है, मुझे तुम पसंद आने लगे हो। 3 दिन बाद इल आधिकारिक रूप से गुलामों का निगरानी प्रमुख बन जाता है और सबको तेज काम करने के लिए चिल्लाता रहता है। खुद इस पद से बहुत खुश होकर जोर जोर से हंसता है और कहता है, गुलामों का मुखिया बनना कितना बढ़िया है। नीचे खड़े लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये वही इंसानी वीर है? क्या ये पागल हो गया है? पास में खड़ी देवी रेचल भी गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? अगर ऐसा चलता रहा तो बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन इल उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी योजना का कोई अंदाजा नहीं। फिर वो गुलामों को डांटते हुए काम करवाता है और लुड्रेन के दफ्तर की तरफ सलाम भी करता है। ये देखकर देवी और ज्यादा नाराज होकर लगातार समझाती रहती है कि एक वीर को क्या करना चाहिए। तब इल वीर पटल खोलकर दिखाता है कि उसका काम राक्षस सेना के अधिकारी लुड्रेन का विश्वास जीतना है, इसलिए वो वही कर रहा है। देवी फिर भी विश्वास नहीं करती। तब इल गुस्से में उसे पकड़कर याद दिलाता है कि उसकी गलती से ही वो यहाँ कैद हुआ है। इसके बाद देवी शांत हो जाती है। तभी गॉब्जो आकर बताता है कि लुड्रेन बुला रहा है। इल खुशी से उसके दफ्तर जाता है और 2 दिन की मेहनत से लुड्रेन का भरोसा जीत लेता है। फिर इल उससे अनुमति मांगता है कि वो गुलामों को प्रशिक्षण देना चाहता है, ताकि एक आदमी 3 लोगों का काम कर सके और किला जल्दी बन सके। पहले लुड्रेन पर शक होता है, क्योंकि इंसान इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन इल पर भरोसा करके वो मान जाता है। अनुमति मिलते ही इल वापस काल कोठरी आता है तो देवी रोने लगती है और कहती है, मेरा वीर पागल हो गया है, वो राक्षसों के सामने झुक रहा है और अपने ही लोगों पर जुल्म करवा रहा है। तब इल मजबूर होकर अपनी असली योजना बताता है कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं, बल्कि गुलामों को इकट्ठा करके विद्रोह कराना चाहता है, क्योंकि किले में 3000 गुलाम हैं, जबकि राक्षस सैनिक सिर्फ 500 है और पास में इंसानों का ठिकाना भी है जहां भागकर जा सकते हैं। ये सुनकर देवी भी उसकी बुद्धि की तारीफ करने लगती है। लुड्रेन का विश्वास जीतने पर इल को 100 वीर अंक मिलते हैं और वो वीर दुकान खोलता है, लेकिन अंदर की चीजें देखकर हैरान रह जाता है, जैसे एक कौशल जिसमें पास सांस रोकना सिखाया जाता है और एक सामान जो कुत्ते की गंदगी है। ये देखकर देवी हंसते हुए कहती है, अभी ये पहला स्तर है, आगे और बड़ी गंदगी मिलेगी। इल गुस्से में कहता है, क्या इसी से मुझे महान वीर बनाना था? अगले दिन वह गुलामों को प्रशिक्षण देना शुरू करता है और उनसे राक्षस सेना का नारा भी बुलवाता है। ऊपर मीनार में खड़ा लुड्रेन यह देखकर खुश होता है, लेकिन तभी गॉब्जो घबराकर आकर बताता है कि इंसानी सेना इस तरफ बढ़ रही है। 8वीं टुकड़ी जो इंसानी सेना से लड़ रही थी वह पहले ही हार चुकी थी और अब दुश्मन यहाँ पहुंचने ही वाला था, इसलिए गॉब्जो तुरंत पीछे हटने की बात करता है। किला लगभग तैयार होने के कारण लुड्रेन को उसे छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी में उसे मानना पड़ता है। वह नीचे देखकर सोचता है कि युद्ध का असली मकसद हमेशा दौलत लूटना होता है और उसके लिए यहाँ सबसे कीमती चीज इल है, इसलिए वह दूसरों को पहले जाने को कहता है और खुद इल को साथ लेकर बाद में आने का फैसला करता है। ये सब इल देख लेता है और समझ जाता है कि लुड्रेन उस पर नजर रख रहा था। तभी लुड्रेन उसके पीछे उतरकर कहता है कि समय नहीं है, हमें पीछे हटना होगा। इसी दौरान इंसानी सेना हमला कर देती है और इंसान और राक्षसों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इंसानी सैनिक लुड्रेन को पहचान कर उसे मारने का आदेश देते हैं। ये देखकर इल सोचता है कि अगर वह अभी लुड्रेन को पीछे से मार दे तो वह इंसानों के बीच वापस नायक बन सकता है। लेकिन तभी एक इंसानी योद्धा तेजी से लुड्रेन पर हमला करता है और लुड्रेन बस एक हाथ से उसका सिर कुचल देता है, फिर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे इतनी भयानक ताकत फैलती है
कि लगभग सारे इंसानी सैनिक वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद वह मुड़कर इल से पूछता है कि तुम ठीक हो। डर के मारे इल तुरंत सलाम करके कहता है, सर मैं ठीक हूँ, और अभी पीछे हटता हूँ। बाद में मददगार सेना आने के कारण वे लोग पीछे हट जाते हैं। ये देखकर इल का सपना टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि लुड्रेन इतना ताकतवर है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन है। देवी रैचल उसे समझाने की कोशिश करती है कि राक्षस सेना के मुख्यालय जाना भी जानकारी पाने का मौका है, लेकिन इल अब उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। थोड़ी देर बाद लुड्रेन जागकर पूछता है, क्या तुम कुछ कह रहे थे? इल तुरंत मना करके कहता है कि वह बस उसके साथ रहने पर सम्मान महसूस कर रहा है। यह सुनकर लुड्रेन खुश होकर सोचता है कि मुख्यालय पहुंचकर वह इल को आधिकारिक रूप से राक्षस सेना में शामिल करने की सिफारिश करेगा। यह सुनकर इल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि अब भागने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। 5 घंटे बाद वे लोग राक्षस सेना के मुख्यालय पहुंचते हैं और लुड्रेन इल को कमांडर से मिलाने ले जाता है। वह पहले ही विश्वास करता है कि कमांडर को भी इल पसंद आएगा। वे लोग सभा कक्ष के बाहर पहुंचते हैं और अंदर से कोमल महिला आवाज आती है जो उन्हें अंदर आने देती है। अंदर जाकर लुड्रेन किले के खोने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन कमांडर हरमीस मानती है कि असली गलती सामान अधिकारी की थी। इतना कहते ही उसके शरीर से भयानक दबाव निकलता है, जिससे इल को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और उसका शरीर डर से कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद हरमीस इल को देखकर पूछती है, ये कौन है? लुड्रेन बताता है कि यही वह इंसान है जिसे वह सेना में शामिल करना चाहता है। ये सुनकर हरमीस तुरंत उसके सामने आ जाती है और कहती है कि इंसान का शरीर यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि उसे कोई भी खा सकता है। ये सुनकर इल घबरा जाता है और लुड्रेन की तरफ मदद के लिए देखता है। लुड्रेन कहता है कि वह खुद उसे मजबूत बनाएगा, लेकिन हरमीस यह प्रस्ताव ठुकरा देती है, क्योंकि उसके अनुसार इतना बड़ा अधिकारी एक इंसान को प्रशिक्षित करने में समय क्यों लगाए। फिर वह अपना हाथ मुंह में डालकर अजीब हरकत करती है और उसका शरीर मरोड़ने लगता है। अंत में उसके सिर से एक अजीब जीव निकलता है और वह कहती है, आज से तुम मेरे इस पालतू के रक्षक हो। इसका नाम पोपो है। इल को वह बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता और वह उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है और कहता है कि उसे उसकी देखभाल करने में सम्मान होगा। तब हरमीस वह जीव उसे पकड़ा देती है और कहती है, ध्यान रखना, इसे समय पर खाना देना, क्योंकि जब इसे भूख लगती है तो यह बहुत गुस्सा करता है, तो अपने ही रक्षक को खा जाता है। इस तरह इल राक्षस सेना में शामिल हो जाता है और उसे एक नया वीर काम मिलता है, जिसमें उसे पोपो का प्यार जीतना है। इल सोते हुए पोपो को देखकर सोचता है कि इसका वीर बनने से क्या संबंध है। तभी दरवाजा खुलता है और एक गंजा गॉब्लिन अंदर आता है, जो पोपो की देखभाल में उसका साथी होता है। इल उससे अच्छा व्यवहार दिखाता है, लेकिन समझ जाता है कि खतरा आया तो वह पहले उसे ही चारे की तरह इस्तेमाल करेगा। तभी वह गॉब्लिन हुक्म के अंदाज में कहता है कि चलो पोपो के खाने की तैयारी करते हैं। तभी पोपो जाग जाता है और डरकर वह गॉब्लिन इल के पीछे छिपकर कह देता है कि यही नया इंसान तुम्हारे खाने के लिए है, और इल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इल उसे आसानी से फेंक देता है और अगले ही पल पोपो उसे खाकर खत्म कर देता है। खाने के बाद भी पोपो भूखा रहता है और देवी रैचल को पकड़ने दौड़ता है। दोनों भागते हैं और पोपो गुस्से में इल को भी खाने की कोशिश करता है। तभी इल को एक उपाय सूझता है और वह कहता है, बाहर खेलने चलो। ये सुनते ही पोपो शांत होकर उसके पास आ जाता है। इल उसे बाहर ले जाता है, लेकिन उन्हें रसोई का रास्ता नहीं पता होता। रास्ते में एक गॉब्लिन मिलता है जो डरकर जल्दी से रसोई का रास्ता बताकर भाग जाता है। ये देखकर इल सोचता है कि अब वह पोपो की ताकत का सहारा ले सकता है, लेकिन तभी पता चलता है कि पोपो गायब हो गया है। काफी खोजने के बाद वे उसे फिर ढूंढ लेते हैं और इल देखता है कि पोपो ने किसी को काटकर मार दिया है। तभी खबर आती है कि कप्तान रेजिस को किसी ने खा लिया है और शक पोपो पर जाता है। ये सुनते ही इल उसे उठाकर भागता है और गॉब्लिन पीछे दौड़ते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। आखिर में इल एक बंद रास्ते में घिर जाता है, जहां बहुत सारे गॉब्लिन उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि कप्तान को मारने वाले इंसान को भी मार देंगे। तब इल अचानक पोपो को दिखाकर डराने की कोशिश करता है और कहता है, जानते हो ये कौन है? ये कमांडर हरमीस का पोपो है। ये सुनते ही ज्यादातर गॉब्लिन डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक गॉब्लिन विश्वास नहीं करता। तब इल पोपो को सहलाता है और वह तुरंत उस गॉब्लिन पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में उसे खा जाता है। बाकी सब डरकर झुक जाते हैं। तभी पीछे से हरमीस की आवाज आती है और वह इल को अपने दफ्तर बुलाती है। सारी बात सुनकर वह हंसती है और कहती है कि तुम मेरे पोपो का नाम इस्तेमाल करके खुद को बचा रहे हो। इल तुरंत घुटनों पर बैठकर गलती मानता है, लेकिन हरमीस कहती है कि इंसान होकर तुम काफी चतुर हो। फिर वह कहती है कि राक्षस सेना में पद ताकत से छीना जाता है और उसे एक मौका देती है कि 1 महीने तक वह उसकी रक्षा करेगी, लेकिन 1 महीने बाद उसे चुने हुए दुश्मन से लड़ना होगा। अगर वह जीत गया तो वह उसे फिर 1 महीना सुरक्षा देगी, जब तक वह एक बड़े अधिकारी के पद तक न पहुंच जाए। ये सुनकर इल डर जाता है
और पूछता है अगर हार गया तो क्या होगा। हर्मीस मुस्कुराकर कहती है बेहतर होगा कि तुम लड़ाई में मर जाओ। मजबूर होकर एल मान जाता है और सोचता है कि शायद उसके पास सिर्फ 30 दिन की जिंदगी बची है। बाद में वह पोपो के लिए खाना ढूंढने रसोई के पास जाता है, लेकिन दरवाजे पर खून देखकर डर जाता है और अंदर झांकता है। वहां लाल गॉब्लिन रसोइया कुल्किन मिलता है, जो कहता है कि यहाँ तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और अगर मांस चाहिए तो बाकी राक्षसों की तरह खुद शिकार करके लाओ। ये कहते हुए वह पीछे खड़े गॉब्लिनों की तरफ इशारा करता है, जो हंसते हुए एक गॉब्लिन के टुकड़े करके खा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कप्तान पद का मांस है और काफी स्वादिष्ट है। ये देखकर एल हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि ये लोग रसोइये नहीं बल्कि असली राक्षस है। लेकिन पोपो का खाना बनने से बचने के लिए वह मजबूरी में इन गॉब्लिनों के साथ शिकार पर जाने का फैसला करता है। पहले ही शिकार में उसे जान का खतरा महसूस होता है, लेकिन सामने खड़े गॉब्लिन उस हमले को रोक देते हैं और एल हैरान होकर सोचता है कि यहाँ असली में किसका शिकार हो रहा है। तभी रेचल भागने का सुझाव देती है और एल भी मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है यहाँ रहना आगे मुसीबत बन सकता है। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, कुल्किन उसे रोक देता है और बताता है कि शिकार खत्म हो चुका है। एल हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ ही पलों में उस बड़े जीव को मार दिया गया था। हालांकि इस जीत की कीमत भी भारी थी, क्योंकि 13 गॉब्लिन मारे गए और 25 गंभीर घायल हो गए। फिर भी कुल्किन दुखी होने की बजाय अगले शिकार की तैयारी करने को कहता है। ये देखकर एल भागने का विचार छोड़ देता है और सोचता है कि अगर वह यहाँ शिकार में हिस्सा लेकर आखिरी वार कर दे तो उसे अनुभव मिलेगा और उसका स्तर तेजी से बढ़ेगा, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रेचल हैरान हो जाती है, लेकिन एल तय कर लेता है कि उसे 1 महीने के अंदर मजबूत बनना ही होगा। वह कुल्किन के पास जाकर शिकार में शामिल होने की इच्छा जताता है। कुल्किन पहले उसे ध्यान से देखता है, फिर हंसते हुए उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और अचानक उसे ही शिकार दल का नेता बना देता है। ये सुनकर एल घबरा जाता है, क्योंकि वह तो बस पीछे रहकर अनुभव लेना चाहता था। तभी एक गॉब्लिन दौड़ते हुए आता है और बताता है कि जंगली काले भेड़ियों का झुंड हमला कर रहा है। कुल्किन शांत होकर अपनी बड़ी छुरी उठाता है और सबको चलने का आदेश देता है। एल मन ही मन खुश होता है कि उसे बस सही समय पर आखिरी वार करना है। तभी रेचल जादू से उसकी ताकत 3 मिनट के लिए बढ़ा देती है, लेकिन एल उसे घूंसा मारकर डांट देता है कि ये पहले क्यों नहीं बताया। ताकत बढ़ने से उसका भरोसा बढ़ जाता है और वह एक घायल काले भेड़िए पर घूंसा मारकर उसे खत्म कर देता है और अचानक 23 स्तर ऊपर चढ़ जाता है। वह लालच में दूसरे भेड़ियों के आखिरी वार भी खुद लेने लगता है और थोड़ी ही देर में 5 भेड़िए मारे जाते हैं। बाद में कुल्किन उसे ताज़ा मांस खाने को देता है, जो रसोइये का विशेष अधिकार होता है। एल को कच्चा मांस देखकर घिन आती है, लेकिन मना भी नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में खा लेता है। तभी उसके दिमाग में विचार आता है कि अगर वह स्वादिष्ट खाना बना दे तो सबको अपने काबू में कर सकता है। इसलिए वह वीर दुकान से मसाले की 1 बोतल खरीद लेता है। रेचल इसे बेकार खर्च बताती है, लेकिन एल उसकी बात अनसुनी करके मांस भूनकर उस पर मसाला छिड़क देता है, जिससे बहुत लाजवाब खुशबू फैल जाती है। वह इसे कुल्किन को चखने देता है और एक कौर खाते ही कुल्किन को अपने बचपन और माँ के हाथ के खाने की याद आ जाती है। वह बेहद खुश होकर एल को धन्यवाद देता है और इनाम में ताज़ा मांस से भरी एक बड़ी बोरी दे देता है। एल ये मांस लेकर अपने कमरे में लौटता है, लेकिन पोपो तुरंत उस पर झपट पड़ता है। तब वह जल्दी से मांस निकालकर उसे खिला देता है और पेट भर जाने के बाद पोपो का प्यार एल के लिए काफी बढ़ जाता है। इस तरह एल पोपो का विश्वास जीत लेता है और उसे इनाम में 200 वीर अंक मिलते हैं। एल खुश होकर अपना स्थिति पटल खोलता है, लेकिन पास खड़ी रेचल हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम अपने 22 खाली गुण अंक अगली जिंदगी के लिए बचाकर रखना चाहते हो। एल तुरंत गुस्से में कहता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि एक बेवकूफ ने उसे पहले बताया ही नहीं कि ये अंक किस काम आते हैं। ये सुनकर रेचल चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी दुनिया की सारी जानकारी एल को दे। फिर वह समझाती है कि गुण 4 प्रकार के होते हैं: ताकत, फुर्ती, सहनशक्ति और जादुई शक्ति। लेकिन एल बीच में रोककर पूछता है कि 5वां गुण आकर्षण क्या है। तब रेचल बताती है कि ये छिपा हुआ गुण है जो किसी पेशे से नहीं मिलता बल्कि अभ्यास से बढ़ता है। और मजेदार बात यह है कि नर राक्षसों के सामने एल का आकर्षण काफी ज्यादा है। फिर वह कहती है कि शुरुआत में शारीरिक ताकत ज्यादा काम आती है, लेकिन बाद में जादुई शक्ति सबसे अहम हो जाती है। एल उसकी सलाह मानकर अपने ज्यादातर अंक शारीरिक ताकत में लगा देता है। इसके बाद रेचल कहती है कि अब वह वीर दुकान से जादू नियंत्रण का मूल ज्ञान खरीद सकता है, जो उसे जादुई शक्ति चलाना सिखाएगा और जिसकी कीमत लगभग 100 वीर अंक है। लेकिन एल बार बार दुकान देखने पर भी ऐसा कोई सामान नहीं पाता। ये देखकर रेचल खुद भी उलझन में पड़ जाती है और एल निराश होकर सोचता है कि उसकी निजी देवी भी ज्यादा काम की नहीं है। इसी तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और लगातार शिकार व मेहनत करते हुए एल आखिरकार
स्तर 100 तक पहुंच जाता है। वह दर्द से कराहते हुए कहता है कि शायद वह दुनिया का सबसे मेहनती वीर है, लेकिन रेचल मजाक में कहती है कि वह तो लगभग आराम ही कर रहा है। ये सुनकर इल गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसे पता भी है कितनी बार वह मरते मरते बचा है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक गॉब्लिन घबराकर बताता है कि पशुपालक इल को कमांडर ने बुलाया है। आदेश मिलते ही इल तुरंत हर्मीस के दफ्तर पहुंचता है और उसकी बदली हुई ताकत देखकर हर्मीस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय में उसका शरीर काफी मजबूत हो गया है और जादुई शक्ति भी दोगुनी हो गई है। इल जल्दी से बहाना बनाता है कि ये सब पोपो के लिए खाना ढूंढते हुए हुआ है, लेकिन हर्मीस समझ जाती है और पूछती है क्या ये वीर व्यवस्था की वजह से है। ये सुनकर इल घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका राज खुल गया। तब हर्मीस बताती है कि पहली मुलाकात से ही उसे सब पता था, लेकिन लुड्रेन के कारण उसने कुछ नहीं कहा और अब भी उसे नहीं मारने की वजह आने वाली द्वंद्व लड़ाई है। ये कहते हुए वह अपना असली रूप दिखाती है और भयानक शक्ति के साथ इल पर झपटती है, लेकिन आधे मीटर दूर रुककर कहती है अगर मरना नहीं चाहते तो मेहनत करो और मुझे खुश करने की कोशिश करो। इसके बाद वह इल को वापस भेज देती है। इल रास्ते भर सोचता रहता है कि हर्मीस को खुश करने के लिए उसे कैसी लड़ाई दिखानी होगी, क्योंकि अगर वह असफल हुआ तो उसकी मौत तय है। परेशान होकर वह वीर दुकान खोलता है और एक शक्ति मापक खरीदता है जिससे वह किसी की लड़ने की ताकत जान सकता है। पहले वह रेचल पर जांच करता है जिसमें उसकी ताकत 365 निकलती है। फिर रेचल उसी यंत्र से इल को जांचती है और उसका परिणाम 1560 देखकर चौंक जाती है। इल मजाक में कहता है कि यहाँ सबसे कमजोर वही है। फिर वे पोपो को जांचते हैं और उसकी ताकत 94,400 देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद इल बाहर जाकर बाकी राक्षसों की ताकत देखता है, जहां सामान्य सैनिक लगभग उसके बराबर है, लेकिन बड़े अधिकारी 10,000 से ज्यादा ताकत रखते हैं। रेचल बताती है कि उसका प्रतिद्वंदी स्किन नाम का आधा सुअर जैसा योद्धा है। इल सोचता है कि उसकी ताकत शायद 3,000 होगी और वह मुकाबला कर लेगा, लेकिन असली ताकत 6,000 से ज्यादा निकलती है, जिससे वह डर जाता है। तभी वीर व्यवस्था नया काम देती है कि 1 हफ्ते में अपनी ताकत 3,000 तक बढ़ाओ और बदले में 300 वीर अंक मिलेंगे। ये मौका देखकर इल तय कर लेता है कि वह हर हाल में जिंदा रहेगा। अगले दिन वह रसोई में कुल्किन के पास जाता है और मौका पाकर शक्ति मापक से उसकी ताकत देखता है जो 35,000 से भी ज्यादा निकलती है। फिर वह बाकी रसोइयों को भी जांचता है और समझ जाता है कि लगातार राक्षसी शिकार करने की वजह से इन सब की लड़ने की ताकत साधारण सैनिकों से कहीं ज्यादा है। हालात देखकर इल के दिमाग में एक विचार आता है कि अगर वह यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति से अभ्यास लड़ाई करे जिसकी ताकत उसके आसपास हो तो उसे अपनी असली क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए वह कमांडर कुल्किन से रसोई के किसी सैनिक से अभ्यास करने की अनुमति मांगता है। कुल्किन पहले हैरान होता है क्योंकि उसे लगता है कि एक इंसान के लिए इल पहले से ही काफी मजबूत है और उसे जल्दीबाजी में अभ्यास करने की जरूरत नहीं। तब इल निराश होने का नाटक करता है और कहता है कि वह आज धन्यवाद के रूप में मांस भून कर लाया था, लेकिन लगता है उसे किसी और दिन खाना पड़ेगा। ये सुनते ही कुल्किन तुरंत उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह किससे लड़ना चाहता है। थोड़ी देर में तैयारी हो जाती है और इल अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में गोराबाचम नाम के एक पशु मानव को चुनता है, क्योंकि वह बाकी सैनिकों में सबसे मूर्ख लगता है। हालांकि उसकी लड़ने की शक्ति 2500 है, जो इल से लगभग दोगुनी है। इल जानता है कि जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन वह सोचता है कि अगर वह इसे भी नहीं हरा पाया तो कुल्किन जैसे ताकतवर से कभी नहीं जीत सकेगा। ये खबर सुनकर सारे रसोई सैनिक देखने आ जाते हैं, लेकिन वे इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभ्यास लड़ाई क्या होती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तब कुल्किन उन्हें डांट कर समझाता है कि ये सिर्फ ताकत जांचने की लड़ाई है। फिर वह गोराबाचम को चेतावनी देता है कि वह इल को मारना नहीं बल्कि बस हल्का घायल करना, मना भी नहीं करना और ज्यादा जोर भी नहीं लगाना। जब मांस का इनाम सुनता है तो गोराबाचम उत्साह से तैयार हो जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और कुल्किन संकेत देता है कि लड़ाई शुरू हो। गोराबाचम सोचता है कि वो इल को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वही मांस पकाता है, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है इल पूरी रफ्तार से हमला करता है और उसकी तेज लात सीधे गोराबाचम के चेहरे पर लगती है। गोराबाचम समझ ही नहीं पाता और एक ही वार में हार जाता है। 2 घंटे बाद तीसरी टुकड़ी मुख्यालय के पीछे जंगल में शिकार के लिए पहुंचती है और इल बहुत उत्साहित होता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि केवल ताकत का अंक ही सब कुछ तय नहीं करता और सही तरीके से वो स्किन को भी हरा सकता है। तभी खबर मिलती है कि आगे बड़ी संख्या में टॉरस नाम के जीव दिखाई दिए हैं। कुल्किन हैरान होता है क्योंकि इस इलाके में आमतौर पर टॉरस नहीं होते। वो बताता है कि ये झुंड में रहने वाले जीव हैं और अगर इनके बच्चों को छेड़ा तो उनकी माँ यानी टॉरस रानी बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन स्वादिष्ट मांस के लालच में वो फिर भी हमला करने का आदेश देता है
और सब सैनिक चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई शुरू होते ही इल अपनी चाल चलता है और दूसरों को धक्का देकर खुद अंतिम वार करने लगता है ताकि सारा अनुभव उसे मिले और उसका स्तर तेजी से बढ़ता जाए। वो खुशी से कहता है कि इसी तरह वो जल्दी स्किन से भी मजबूत हो जाएगा। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है और सब लोग घबराकर इधर उधर देखते हैं। तभी असली वजह सामने आती है। टॉरस रानी, उसका विशाल शरीर आसमान को ढकता हुआ दिखाई देता है और जमीन पर अपने बच्चों की लाशें देखकर वो भयानक गुस्से से कांपने लगती है। इल ऊपर देखकर सोचता है कि आखिर इस रानी की लड़ने की ताकत कितनी होगी, जिसे देखकर खुद कुल्किन भी सावधान हो गया था। जैसे ही इल शक्ति मापक उस टॉरस रानी की तरफ करता है, यंत्र तुरंत जोर से चेतावनी देने लगता है कि शक्ति मापी नहीं जा सकती। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और इल कुल्किन की तरफ मुड़कर पूछता है कि अब क्या करे, लेकिन तभी वो देखता है कि कुल्किन तो पहले ही भाग चुका है और पीछे मुड़कर बस इतना कहता है कि अगर किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। ये देखकर इल दंग रह जाता है और उसे उस गैर जिम्मेदार आदमी पर गुस्सा आता है। इसी बीच टॉरस रानी बिजली की तरह हमला करती है और कई गोब्लिन तुरंत मारे जाते हैं। फिर वो जोर से गर्जना करती है जिससे इल के कान लगभग फटने लगते हैं। तभी रैचल उसे पीछे देखने को कहती है और वो देखता है कि असंख्य छोटे टॉरस उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। मजबूर होकर इल बाकी लोगों के साथ भागने लगता है। जो धीमे भागते हैं वे रानी के हाथों तुरंत मारे जाते हैं। चारों तरफ मदद की चीखें गूंजती है, लेकिन इल रुकने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि रुकते ही उसकी मौत तय है। करीब 10 मिनट भागने के बाद उसे एक गुफा मिलती है और वो सोचता है कि शायद यहाँ छिपना सुरक्षित होगा। रैचल कहती है कि उसने देख लिया है, अंदर कोई राक्षस नहीं है। हालांकि इल को उस पर पूरा भरोसा नहीं होता, फिर भी बाहर से तो ये जगह ज्यादा सुरक्षित लगती है, इसलिए वो अंदर चला जाता है। गुफा बहुत गहरी और बड़ी होती है, जैसे प्राकृतिक रूप से बनी हो। तभी रैचल कहती है कि अगर गुफा इतनी बड़ी है तो टॉरस रानी भी अंदर आ सकती है। ये सुनकर इल तुरंत चारों तरफ देखने लगता है और उसे चट्टानों पर हरे चिपचिपे द्रव के निशान दिखते हैं। वे दोनों और अंदर जाते हैं और अचानक देखते हैं कि गुफा के अंदर अनगिनत टॉरस अंडे पड़े हैं। तब इल समझ जाता है कि ये टॉरस रानी का घोंसला है और यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। लेकिन तभी एक वयस्क टॉरस अचानक उस पर हमला कर देता है। इल मुश्किल से बचता है और बिना सोचे किसी भी दिशा में भागने लगता है। दौड़ते समय उसका पैर किसी चीज से टकराता है और गिरते हुए वो जमीन से एक अंडा उठा लेता है और पूरी ताकत से टॉरस की तरफ फेंक देता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि टॉरस उसे बहुत सावधानी से पकड़ लेता है, जैसे वो अंडे को टूटने से बचाना चाहता हो। ये देखकर इल समझ जाता है कि वो अंडों की रक्षा कर रहा है। तब उसके दिमाग में एक चाल आती है और वो एक के बाद एक अंडे फेंककर टॉरस को पकड़ने पर मजबूर करता रहता है। इस तरह 10 मिनट तक टॉरस थककर हांफने लगता है और आखिर में जब अंडे खत्म हो जाते हैं तो गुस्से में वो तेज रफ्तार से इल पर हमला करता है। इल रैचल से जल्दी शक्ति बढ़ाने वाला जादू करने को कहता है और उसकी मुट्ठी नीली रोशनी से चमकने लगती है। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।